और शुरुआत करेंगे 1 मिनट एक खबर से। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और आज देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मामले पर 2 अहम याचिकाओं पर सुनवाई होगी। पूरी खबर 1 मिनट में जानिए। नए कृषि कानूनों को लेकर तकरार के बीच आज किसान आंदोलन का 54वां दिन है और आज देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मामले पर 2 अहम सुनवाई होने जा रही है। किसान संगठन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं और दिल्ली पुलिस की ओर से इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। दिल्ली पुलिस की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रैक्टर रैली या गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को किसी भी तरह से बाधित करने पर रोक लगाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस अर्जी पर किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया है, जिस पर आज सुबह 11 बजे सुनवाई हो सकती है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हल्फनामा भी दाखिल कर सकती है कि कैसे किसान आंदोलन में विदेश फंडिंग, नक्सलियों और खालिस्तानी तत्वों की एंट्री हो गई है। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से इस बात की आशंका जाहिर की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार को हल्फनामा दाखिल करने को कहा था। हालांकि किसान संगठनों की दलील है कि ट्रैक्टर रैली निकालकर किसान संगठन कानून व्यवस्था के लिए चुनौती नहीं बनने जा रहे, बल्कि उनका मकसद गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाना है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली होगी या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन फैसले से पहले किसान संगठनों ने रैली निकालने का फिर से ऐलान किया है। रविवार को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्यों ने कहा कि परेड का नाम किसान गणतंत्र दिवस परेड रखा गया है। इसे लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, लेकिन वे साफ करना चाहते हैं कि यह किसी तरह का प्रदर्शन नहीं है। 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है ये पूरे देश में ट्रैक्टर परेड है और साथ ही 24, 25, 26 3 दिन के लिए हमने इंटरनेशनल कॉल दिया है। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने अपील की है कि देश के दूसरे हिस्से के जो किसान दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं, वे अपने जिले या प्रदेश की राजधानी में जरूर ट्रैक्टर मार्च या किसान परेड का आयोजन कर आंदोलन को आगे बढ़ाएं। लेकिन इस दौरान परेड की मर्यादा का ख्याल रखें और इससे किसी भी दूसरे आयोजन में कोई विघ्न पैदा न हो। और उधर सरकार की ओर से एक बार फिर से किसानों से जिद छोड़कर वार्ता को आगे बढ़ाने की भी अपील की गई। किसान संगठनों और सरकार के बीच 19 जनवरी को 10वें दौर की वार्ता होनी है, लेकिन किसानों की मांग को देखते हुए लगता नहीं है कि इस बार भी वार्ता से कोई रास्ता निकल सकेगा और इसलिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से आग्रह किया है कि वो नए कृषि कानूनों पर अपना अड़ियल रुख छोड़ दें। किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें। हालांकि सरकार की ओर से ये अपील पहले भी की जाती रही है, लेकिन किसान नेताओं का रुख भी साफ है कि जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे और कानून रद्द करने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं इस तकरार को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। 19 जनवरी को मामले में गठित कमेटी अपनी पहली बैठक कर सकती है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान पिछले हफ्ते समिति से अलग हो गए हैं। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 8 शहरों से ट्रेन का शुभारंभ कर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार पटेल की प्रतिमा तक पहुंचाने का रास्ता आसान बना दिया। तो वहीं आज वो अहमदाबाद को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि पूजन करेंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे। तो वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में कुल 28.25 किलोमीटर की लंबाई के 2 कॉरिडोर होंगे। पहला कॉरिडोर मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक होगा और इसकी कुल लंबाई 22.83 किलोमीटर होगी, जबकि दूसरा कॉरिडोर GNLU से गिफ्ट सिटी तक होगा और इसकी कुल लंबाई 5.41 किलोमीटर होगी, जिसकी कुल लागत 5,384.17 करोड़ रुपए की होगी। सूरत मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई लगभग 40.35 किलोमीटर होगी, जिसमें 2 कॉरिडोर होंगे। ड्रीम सिटी तक पहले गलियारे की कुल लंबाई 21.61 किलोमीटर है।
और अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपको बता दें कि आज से राजधानी दिल्ली में स्कूल फिर से खुल रहे हैं, लेकिन इसकी गाइडलाइंस क्या है ये अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देश में कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत के साथ ही आज से राजधानी दिल्ली में स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लासेस ही शुरू होंगी। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किया है। गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों को माता पिता की सहमति के बाद स्कूल आने की अनुमति है। कंटेनमेंट जोन में स्कूल खोलने की इजाजत नहीं है। इन इलाकों में रहने वाले छात्रों और शिक्षकों को भी स्कूल आने की इजाजत नहीं है। स्कूल में असेंबली नहीं होगी और छात्रों को फिजिकल आउटडोर एक्टिविटीज की भी अनुमति नहीं है। स्कूल में बच्चों की एंट्री और एग्जिट समेत सभी पॉइंट पर सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी और घर पर रहने वाले छात्र ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाएंगे। स्कूल की तरफ से कोई पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। साथ ही स्कूलों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कोरोना काल में अब भारत की वैक्सीन कैसे मित्र देशों को मदद पहुंचाएगी, अब आपको ये बताते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत अपने दोस्त देशों की मदद कर सकता है। दूसरे देशों और मित्र देशों को वैक्सीन पहुंचाने के लिए आज केंद्र सरकार की एक अहम बैठक है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के अधिकारी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में यह विचार किया जाएगा कि दूसरे देशों को कब और कितनी वैक्सीन दी जाएगी। ये बैठक दोपहर 12 बजे होगी। ब्राजील, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे कई मित्र राष्ट्र भारत से वैक्सीन की मांग कर चुके हैं। वहीं कई और देशों ने भी भारतीय वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाई है। भारत की वैक्सीन पर पाकिस्तान भी उम्मीद भरी नजरें टिकाए बैठा है। हालांकि पाकिस्तान द्विपक्षीय रिश्तों के आधार पर भारत से वैक्सीन हासिल नहीं करेगा, बल्कि वो कोवैक्स अभियान के तहत वैक्सीन पाना चाहता है। दरअसल कोवैक्स एक वैश्विक गठबंधन है जिसके तहत दुनिया के 190 देशों की 20% आबादी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जानी है और इन 190 देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व और मराठी मानुष की राजनीति करती आई शिवसेना का क्या नया दांव है, अब आप 1 मिनट में जानिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर मराठी कार्ड खेला है। रविवार को उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि उनकी सरकार कर्नाटक के उन इलाकों को राज्य में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां मराठी भाषी लोगों की बहुलता है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि इस उद्देश्य के लिए बलिदान देने वालों के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाराष्ट्र राज्य भाषाई आधार पर बेलगाम और दूसरे इलाकों पर दावा जताता है जो पूर्ववर्ती बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे, लेकिन अब कर्नाटक राज्य में आते हैं। दरअसल 1947 से पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य अलग नहीं थे। तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मैसूर स्टेट हुआ करते थे। आज के कर्नाटक के कई इलाके भी तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। आज के बीजापुर, बेलगावी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून लागू होने के बाद बेलगाम को महाराष्ट्र की जगह मैसूर स्टेट का हिस्सा बना दिया गया, जिस पर महाराष्ट्र को आपत्ति रही है। और अब बात बंगाल की, जहां आज का दिन एक बार फिर से सियासी शक्ति प्रदर्शन का है। पूरी खबर जानिए 60 सेकंड। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जोर आजमाइश जारी है और आज बंगाल की राजनीति में शक्ति प्रदर्शन का दिन है, जहां तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी एक दूसरे को ललकारने की तैयारी में है। ममता बनर्जी आज शुवेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में रैली करेंगी, तो वहीं शुवेंदु अधिकारी दक्षिण कोलकाता में ममता बनर्जी को जवाब देंगे। शुवेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ने के बाद ममता बनर्जी पहली बार नंदीग्राम में रैली करने जा रही हैं, इसलिए शुवेंदु के गढ़ में ममता बनर्जी क्या बोलेंगी, इस पर सबकी नजर है। ममता और शुवेंदु के कार्यक्रमों की वजह से नंदीग्राम से लेकर कोलकाता तक माहौल गर्म है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि ममता बनर्जी की जनसभा में कम से कम 3 लाख लोग जुटेंगे। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। वहीं बीजेपी और शुवेंदु अधिकारी भी दक्षिण कोलकाता में ताकत दिखाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और इस बार के बंगाल चुनाव बेहद दिलचस्प भी माने जा रहे हैं, क्योंकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना अपनी सियासी लड़ाई में कूदने को तैयार है।
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासत भी गर्माती जा रही है। बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए अब शिवसेना ने भी कमर कस ली है। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ एक अहम बैठक में उद्धव ठाकरे ने यह फैसला कर लिया है कि अब बंगाल चुनाव में शिवसेना भी दम दिखाएगी। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने ट्वीट के जरिए इस बात का ऐलान किया है कि शिवसेना पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ट्वीट में संजय राउत ने लिखा, एक बहुप्रतीक्षित जानकारी है। पार्टी प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। हम जल्द ही कोलकाता पहुंच रहे हैं। जय हिंद, जय बांग्ला। हालांकि शिवसेना कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और क्या वो राज्य में लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन से हाथ मिलाएगी, इसको लेकर अभी सिर्फ अटकलबाजी ही की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि शिवसेना की बंगाल में एंट्री इस सियासी लड़ाई को दिलचस्प बना सकती है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है और ईडी की इस मांग पर आज जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज ईडी की अर्जी पर जोधपुर हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। ईडी ने अपनी अर्जी में रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी महेश नागर को हिरासत में लेकर पूछताछ की इजाजत मांगी है, जिसको लेकर जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट में आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। रॉबर्ट वाड्रा की ओर से वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरिन वाड्रा से जुड़ी कंपनी के द्वारा जमीन की खरीद फरोख्त की गई थी। इस मामले को लेकर ईडी ने पहले ही जोधपुर हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की हुई है, जो कि लंबे वक्त से लंबित है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरिन वाड्रा की गिरफ्तारी पर जोधपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई हुई है, जिसे ईडी अब हटवाना चाहती है। इसी को लेकर ईडी ने अब अदालत में एक याचिका दायर की है। इस मामले में अगर कोर्ट ईडी के पक्ष में कोई निर्णय लेता है तो आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मशहूर शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान नहीं रहे। मुंबई में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का रविवार को निधन हो गया। उन्होंने 89 साल की उम्र में मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में ही आखिरी सांस ली। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया। काफी पहले ही उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हो गए थे। उन्हें लकवा भी मार गया था और तभी से वो बीमार चल रहे थे। वो चल फिर भी नहीं पाते थे। घर में ही उनका इलाज चल रहा था और रविवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके आखिरी सफर में पुलिस समेत संगीत जगत के कई दिग्गज भी पहुंचे। इस दौरान गायक सोनू निगम काफी भावुक नजर आए। और अब बात मौसम की। दिल्ली वालों के लिए इस बार जनवरी के अंत तक सर्दी से निजात मिलना बहुत मुश्किल लगता है। अपडेट जानिए मौसम से बाबत 60 सेकंड में। दिल्ली में ठंड का कहर अभी कम होता नहीं दिख रहा है। इस बार जनवरी के अंत तक कड़कड़ाती ठंड राजधानी वालों को सता सकती है। बताया जा रहा है कि 22 से 24 जनवरी के बीच थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन 26 जनवरी से एक बार फिर ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज का दिन भी राजधानी दिल्ली और आसपास के लिए राहत भरा नहीं रहने वाला। आज हल्की बूंदाबांदी पड़ने की संभावना भी है। बर्फीली हवाएं 2 से 3 दिन लोगों को परेशान कर सकती हैं। जनवरी में पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में सर्दी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी आज भी जारी रहने की संभावना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.